दोस्तों, आज देश की राजनीति एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां सिर्फ चुनावी नतीजे नहीं बदल रहे, बल्कि नेताओं की सोच, भाषा और रणनीति भी पूरी तरह से बेनकाब हो रही है। महाराष्ट्र के नतीजों ने कई बड़े बड़े नेताओं को अंदर तक हिला दिया। जिन लोगों को लगता था कि सत्ता हमेशा उनके हाथ में रहेगी, सिंहासन पर वही विराजमान रहेंगे, आज वही लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर उनसे गलती कहां हुई। दोस्तों, सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना सिर्फ गठबंधन बनाने से या बयान देने से संभव नहीं। अब बीजेपी के विरोधियों को यह समझ लेना चाहिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को चुनौती देना आसान नहीं, और यह बात अब बार बार साबित हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद कुछ नेता अपनी हार की वजह जनता में नहीं बल्कि दूसरों में ढूंढते हैं। यही वजह है कि आज राजनीति में मुद्दों की जगह भाषा, क्षेत्र और पहचान को हथियार बनाया जा रहा है, और इसी राजनीति का सबसे खतरनाक रूप हम हाल के बयानों में देख रहे हैं। राज ठाकरे का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग महाराष्ट्र में भाषा थोपेंगे तो उन्हें लात मारी जाएगी। दोस्तों, यह कोई हल्का बयान नहीं। यह बयान सिर्फ यूपी और बिहार के लोगों पर नहीं बल्कि भारत की एकता पर भी सीधा हमला है। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बयान सामने आता है। वो कहती हैं कि उनके ऊपर हमला करने वाले यूपी बिहार से आए बीजेपी कार्यकर्ता थे। तृणमूल कांग्रेस लगातार ये प्रचार कर रही है कि बीजेपी बाहरी गुंडे बंगाल में भेज रही है। दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, दोनों बयानों की जड़ एक ही है, हम और वे की राजनीति। स्थानीय बनाम बाहरी, भाषा बनाम भाषा, यही राजनीति महाराष्ट्र में भारी पड़ी। सालों तक मराठी अस्मिता के नाम पर लोगों को भड़काया गया, यूपी बिहार के लोगों को निशाना बनाया गया। लेकिन जब फैसला करने का वक्त आया तो मराठी जनता ने ही कह दिया कि हमें नफरत नहीं, बीजेपी चाहिए। और यही डर अब बंगाल में भी दिख रहा है। इसलिए बयान बदल रहे हैं, शब्द बदले जा रहे हैं, मुद्दे बदले जा रहे हैं। अब ममता बनर्जी के हालिया बयान को ध्यान से सुनिए। मैं बता रहा हूं, पहले वही ममता बनर्जी थी जो बीजेपी को बाहरी कहती थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक को बाहरी बताने में नहीं चूकती थी। लेकिन अब अचानक वो कहती है कि बांग्ला भाषी लोगों पर अत्याचार हो रहा है। वो कहती है जो लोग बांग्ला बोलते हैं उन्हें बीजेपी शासित राज्यों में पीटा जा रहा है। असम में पीटा जा रहा है, राजस्थान में पीटा जा रहा है, मध्य प्रदेश में पीटा जा रहा है, दिल्ली में पीटा जा रहा है, बिहार में पीटा जा रहा है। और फिर सवाल करती है क्यों पीटा जा रहा है। लेकिन इसका जवाब तथ्यात्मक होना चाहिए। क्या किसी बीजेपी शासित राज्य ने यह कहा कि बांग्ला बोलना अपराध है? क्या किसी सरकारी आदेश में लिखा गया कि बंगाली भाषियों को निशाना बनाया जाए? जवाब है नहीं। जहां जहां कार्रवाई हो रही है वहां मुद्दा भाषा नहीं, मुद्दा है अवैध घुसपैठ, फर्जी डॉक्यूमेंट्स और राष्ट्रीय सुरक्षा। लेकिन जब इन सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाता है तो भाषा और पहचान को आगे कर दिया जाता है। और दोस्तों, यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। 2 दिन का दौरा है। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। लेकिन सबसे बड़ा संदेश एक ट्रेन के जरिए दिया जा रहा है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी बंगाल से दिखाई जा रही है। हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलने वाली यह ट्रेन सिर्फ एक रेल सेवा नहीं बल्कि ये संदेश है कि पूर्वी भारत भी विकास की मुख्य धारा में है। अब दोस्तों, इसी बीच ममता बनर्जी की मुश्किलें तेजी से बढ़ती जा रही है। 8 जनवरी को ईडी ने आईपैक के दफ्तर और उनसे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। जैसे ही छापेमारी की खबर आई, मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंच गए। उनके साथ पुलिस कमिश्नर, डीजीपी और कई सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे। अब सवाल उठता है कि अगर यह सिर्फ पार्टी का मामला था तो राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी वहां क्यों थे? क्या हर पार्टी दफ्तर पर छापे के वक्त डीजीपी और पुलिस कमिश्नर पहुंचते हैं? ईडी का आरोप है कि अधिकारियों को घेरा गया, धमकाया गया और जांच में बाधा डाली गई। सीआरपीएफ ने भी अपनी रिपोर्ट में स्थिति को सामान्य नहीं बताया। इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त कदम उठाया। गृह मंत्रालय ने ईडी से पूरी रिपोर्ट मांगी है। कौन अधिकारी आए, किसने क्या किया और किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों के काम में रुकावट डाली गई। दोस्तों, ये मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने मांग रखी कि बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा को सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और अनुशासनात्मक कार्रवाई हो।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को गंभीरता से लिया। गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग और बंगाल सरकार से जवाब मांगा गया। कोर्ट ने साफ कहा कि सीसीटीवी फुटेज या किसी भी सबूत से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यही पैटर्न झारखंड में भी दिखा। रांची में ईडी दफ्तर को पुलिस ने घेर लिया। ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने तुरंत हस्तक्षेप किया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह कानून का खुला दुरुपयोग है। ना सिर्फ एफआईआर पर रोक लगाई, बल्कि ईडी अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश भी दिए। गृह सचिव और एसएसपी को साफ कहा गया कि अगर कोई चूक हुई तो जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। कोर्ट ने माना कि यह सब 23 करोड़ के पेयजल घोटाले की जांच को भटकाने की कोशिश थी। दोस्तों, अब तस्वीर पूरी तरह से साफ है। चाहे बंगाल हो या झारखंड, केंद्रीय एजेंसियों को रोकने की कोशिश अब अदालतों में टिक नहीं पा रही। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ये संदेश दे चुके हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। महाराष्ट्र के नतीजों के बाद बंगाल में घबराहट साफ दिख रही है। बयान बदले जा रहे हैं, मुद्दे बदले जा रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि जनता किसके साथ खड़ी है। क्या बाहरी की राजनीति अब अपने आखिरी दौर में है? दोस्तों, ये सवाल आने वाले समय की राजनीति तय करेगी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट्स में लिखिए। आपके कमेंट करने से वीडियो को ताकत मिलती है और आपकी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो कमेंट जरूर करें। नमस्कार।